आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे कि हम अपना फूड प्रोडक्शन एनहांस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल हस्बेंड्री। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने की ज़रूरत है। अब काफ़ी सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग के लिए हम काफ़ी सारे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा देखने को मिला है कि फूड प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ। अब काफ़ी सारी ऐसी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि और अच्छे से रोल प्ले करेंगे इन फर्दर एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है पहला इस चैप्टर का, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। अब भैया एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइफ स्टॉक, मतलब एनिमल्स को ब्रीड करना, तो उसको हम एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं कि एनिमल्स को ब्रीड करना है, लाइफ स्टॉक को ब्रीड करना। अब एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक बफलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट, इन सबको रियर करना, इन सबकी केयर करना, इन सबको ब्रीड करना, जैसे बफलोज, काउज वगैरह को, तो इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब फिर इनका हम यूज़ करते हैं लाइक मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंड काफ़ी सारी और चीज़ों के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। अब इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी आ सकती है एंड फिशरीज़ भी आ सकती है। फिशरीज़ मतलब फिशेज़ को, मोलस्क्स को रियर करना, कैच करना, सील करना, तो वो आता है फिशरीज़ में। अब इसके बाद ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड के 70% से ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया एंड चाइना में मिलती है, बट इसके बाद भी वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन में सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट बहुत ही लो है। अब इसके बाद अगर हमें फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इसमें क्या है, वी डील विद द प्रोसेस एंड सिस्टम, जिससे कि हमारा मिल्क का क्वालिटी इंक्रीज़ हो और मतलब ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का हमें मिल्क प्रोड्यूस हो। तो ये सारी जो मेथड्स कुछ होते हैं वो सारे आते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर। मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। अब अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल मिले, यानी कि जो भी उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें जितना ज़्यादा अच्छा हमें यील्ड पोटेंशियल मिलेगा, वो ऐसी एक ब्रीड का सिलेक्शन करना कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिसीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो ब्रीड है वो हमें अच्छी क्वालिटी का यील्ड भी दे और डिसीज़ रेजिस्टेंट भी हो, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए हमें कैटल की ब्रीडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए फिर जो कैटल्स हैं, फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। जैसे कि कुछ स्पेशल एम्फेसाइज हमें देना पड़ेगा फोडर की क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर, मतलब जो जिस तरह का वो खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले। और इसके अलावा उसके आसपास, मतलब कैटल के आसपास की क्लीनलीनेस में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, हाइजीन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, मतलब एक ऐसा क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, यानी कि बर्ड्स का अगर हम डोमेस्टिकेशन करें, यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, जैसे कि हम हेंस वगैरह, मतलब जो मुर्गी पालन जो होता है वो भी एक तरह का पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट ही है। पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, जैसे कि चिकन, डक एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। कुछ ऐसे बर्ड्स का हम डोमेस्टिकेशन करें जिसको हम फूड या फिर एग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलेंगे पोल्ट्री। अब इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, इसके लिए भी हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें एनिमल ब्रीडिंग के अंदर आ जाएंगी। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम क्या होता है? एनिमल्स की यील्ड को इंक्रीज़ करना और जो उनका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को डिजायरेबली इंप्रूव करना है एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम। सो इसके बाद एक टर्म आता है ब्रीड। अब ये ब्रीड क्या है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, मतलब काफ़ी सारे एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं एंड वो मतलब एक डिसेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीड। मतलब एक ही तरह के एनिमल जिनके कैरेक्टर सेम है और जिनसे हमें प्रोडक्शन भी कुछ सिमिलर अमाउंट का ही, सिमिलर क्वांटिटी क्वालिटी का ही मिले, उसको हम बोलेंगे एक तरह की ब्रीड। इसके बाद अगर सेम ब्रीड के अंदर ही हम ब्रीडिंग करें, मतलब एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड के एनिमल्स की ही अगर हम ब्रीडिंग करें तो उसको हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। और जब डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग करवाना विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन के लिए सेम ही तरह के रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग करवाने को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। अब इसके बाद इन ब्रीडिंग की वजह से हमें होमोजाइगोसिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल। अगर किसी भी एनिमल में हमें एक प्योर लाइन बनानी है तो उसके लिए हमें इन ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इन ब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। मतलब इन ब्रीडिंग मतलब सेम जनरेशन में या फिर सेम तरह के इंडिविजुअल्स में जनरेशन बाय जनरेशन हम मीटिंग करवाएंगे तो उससे कुछ ऐसे रिसेसिव जीन्स भी एक्सपोज या फिर रिसेसिव जीन्स भी अपना असर दिखाने लगेंगे जो कि सिलेक्शन के टाइम पे एलिमिनेट हो चुके थे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, बट इसकी वजह से हमें होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है। अगर हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इनब्रीडिंग करवाते रहेंगे, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, तो इससे फर्टिलिटी भी रिड्यूस होगी एंड इवन प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि जब हम कंटिन्यूड इनब्रीडिंग करवाएंगे तो हमें फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
इसके बाद आता है एक टर्म आउट ब्रीडिंग। अब ये आउट ब्रीडिंग क्या है? आउट ब्रीडिंग का मतलब है अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग करवाएं विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। मतलब ब्रीड सेम हो सकती है लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 से 6 जनरेशन के लिए कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर ना हो, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, या तो अगर ब्रीड सेम है लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं है वो कंडीशन हो सकती है, या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर ब्रीड भी डिफरेंट है और स्पीशीज भी डिफरेंट है। ब्रीड डिफरेंट है तो क्रॉस ब्रीडिंग, स्पीशीज डिफरेंट है तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इसको। इसके बाद आता है आउट क्रॉसिंग। अब ये आउट क्रॉसिंग क्या है? एक सिंगल मतलब एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाएंगे हम सेम ब्रीड के अंदर लेकिन कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, या फिर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू मतलब 4 से 6 जनरेशन के टाइम तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा लेकिन फिर भी ब्रीड सेम होगी, तो उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है। इसके बाद आता है क्रॉस ब्रीडिंग। इस मेथड में क्या है? सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। मतलब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल अलग अलग ब्रीड्स के हमने क्रॉस करवा दी, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल है हिसारिडल, एक न्यू ब्रीड है शीप का जो कि पंजाब में डेवलप हुआ है। बीकानेरी ईयू को और मारिनो रैम्स को क्रॉस करने के बाद हमें हिसारिडल एक नई शीप की ब्रीड मिली है जो कि हमने पंजाब में डेवलप करी है। ये एक तरह का क्रॉस ब्रीडिंग हुआ। इसके बाद आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? इस मेथड में मेल और फीमेल एनिमल्स होते हैं, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ को फिर हम मेट करवाते हैं। मतलब अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, मेल और फीमेल एनिमल्स को हम मेट करवाते हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है म्यूल, मतलब खच्चर जो कि घोड़ा और गधे का मिक्सचर होता है। ये एक तरह का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें घोड़ा भी अलग स्पीशीज़ है, गधा भी अलग स्पीशीज़ है, लेकिन हमने दोनों मेल और फीमेल को ब्रीड करवा दिया, मेट करवा दिया, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर आता है क्या? कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट होते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम सीमन जो है मेल का वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या होता है? कई सारे नॉर्मल मेटिंग के टाइम पे जो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर आता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मोइट। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? एक काव को हम FSH लाइक एक्टिविटीज़ वाले हार्मोन को काव के अंदर इंजेक्ट कर देंगे जिससे कि फॉलिकुलर मैच्योरेशन इंड्यूस हो जाता है एंड सुपीरियर ओव्यूलेशन। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि काव के अंदर हमने FSH लाइक एक्टिविटी शो करने वाले हार्मोन को एडमिनिस्टर या फिर इंजेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा? फॉलिकुलर मैच्योरेशन होगा और ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 1 एग हमें मल्टीपल एग्स देखने को मिल सकते हैं विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल। मतलब 1 एग पर साइकिल होता है बट ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर ओव्यूलेशन। एक एग की जगह ये 6 से 8 एग प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, और या तो द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। इसमें क्या होता है? या तो किसी बुल के साथ एलाइट बुल से अगर इसको हम मेट करवा दें या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दें। इसके बाद आता है बी कीपिंग जिसको हम एपीकल्चर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हनी बीज के हाइव्स को हम मेंटेन करते हैं हनी के प्रोडक्शन के लिए। मतलब हनी बी का हम ब्रीडिंग कर सकते हैं, हनी बी को हम डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसके बाद हनी बी जो है वो बीज वैक्स भी प्रोड्यूस करती है जिसको कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में और कई सारे पॉलिशेज़ में भी हम बीज वैक्स का यूज़ करते हैं। ये भी हनी बी से ही हमें मिलता है। अब ऑल्दो बी कीपिंग बहुत ही रिलेटिवली ईजी है लेकिन इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, जैसे कि हमें बीज की हैबिट और नेचर के बारे में पता होना चाहिए। सुटेबल लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी हमें बी हाइव की मतलब रखने के लिए। इसके बाद बीज का जो ग्रुप है जिसको हम स्वॉर्म कहते हैं उसका कैचिंग एंड हाइविंग, उसको कैसे पकड़ना है और उसको कैसे हाइव करना है हनी बी के प्रोडक्शन के लिए, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अलग अलग सीजन्स में बीहाइव को कैसे हम मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम हनी बी या बीज वैक्स को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारी कुछ नॉलेजेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन फॉर बी कीपिंग या फिर फॉर एपीकल्चर। इसके बाद आता है फिशरीज़ यानी कि फिश इंडस्ट्री का जो डोमेस्टिकेशन होता है, जैसे कि फिशेज़ वगैरह को डोमेस्टिकेट करना इज़ कॉल्ड फिशरी। अब NCERT में कुछ कॉमन फिशेज़ दे रखी हैं लाइक कैटला, रोहू, कॉमन कार्प। ये कुछ ऐसी फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं जो कि बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिल जाती हैं, कैटला, रोहू, कॉमन कार्प। कुछ मराइन फिशेज़ भी होती हैं जो कि हम मतलब एज अ मीट यूज़ करते हैं लाइक हिल्सा, सार्डिन और पॉम्फ्रेट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मराइन फिशेज़ के विच आर ईटन। एंड फ्रेश वाटर फिशेज़ क्या क्या हैं? कैटला, रोहू और कॉमन कार्प। सो आज का हमारा टॉपिक यही था, एनिमल हस्बेंड्री। कल हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में।